जो पीछे वाली क्लास में हम क्या डिस्कस कर चुके थे, एटॉमिक नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो एटॉमिक मासेस भी बता दिए थे मैंने आपको, ठीक है। बाकी एटॉमिक मास अब थोड़ा अच्छे से समझेंगे एटॉमिक मास होता क्या है। मैंने वहाँ पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस बताए थे ना आपको। एक सेकेंड, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस बताए थे आपको, याद है आपको किसका कितना बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। तो अच्छा, एटॉमिक मास मैंने लिखवा तो दिया वहाँ पर कि एटॉमिक मास। आपको क्या लग रहा है एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है और एटॉमिक मास क्या चीज़ है? मैंने आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास लिखवाए थे। मुझे ये बताओ हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या था और मास क्या था? नहीं, हीलियम है, ये हाइड्रोजन है। इसका दो क्या है, नंबर या मास? और मास कितना है? 4। अब क्या मतलब समझ रहे हो आप इसको? नंबर दो का क्या मतलब है? इसमें दो चीज, कोई ऐसी चीज है जो इसमें दो होती हैं। एटम तो एक ही है, एटम दो नहीं है। एटम तो हीलियम का एक ही है, एक एटम है किसका? हीलियम का। इसका नंबर 2 है और इसका मास 4 है। मास मतलब इसको तोलेंगे तो 4 आएगा। क्या 4 किलो का? 4 किलो का ये। फिर अभी वही सीखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट होती है। जैसे हर चीज़ की एक यूनिट होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप शुगर लेने जाते हो, चीनी लेने जाते हो, केजी में आती है। 1 kg, 2 kg, 3 kg। अगर आप लेने जा रहे हो, मान लो केले लेने जा रहे हो, तो वो डजन्स में आएंगे। 1 डजन, 2 डजन। 1 डजन का मतलब 12 केजी मतलब समझते हो कितना होता है आपको? केजी के अलावा और आपकी यूनिट क्या हो सकती है? टन हो सकता है, टन। अगर किसी का बिजनेस होगा तो आपके साथ घर से सामान जाता होगा, टन्स में जाता होगा। 1 टन इक्वल्स टू 100 kg। तो अलग अलग यूनिट होती हैं। अब देखो, जब जैसी यूनिट बड़ी हो गई, जैसे कि मान लो बहुत ज़्यादा सामान जा रहा है, आप चीनी लेके आते हो केजी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 2, 4, 5 kg इतनी लेके आते हो एक बार में। लेकिन जो दुकान वाला है वो टन के हिसाब से लेके आता है। 2 टन, 4 टन, 5 टन। समझ रहे हो? अगर वो 5 टन ला रहा है, पता है कितने केजी लेके आ रहा है? वो 500 kg लेके आ रहा है। अब वो 500 kg ना बोल के 5 टन बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ले रहा है। अब जैसे एटम का मास है बहुत कम है, तो इसके लिए एक बहुत छोटी यूनिट बनाई गई, जिसको अभी हम समझेंगे क्या होती है। वो एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में बोलते हैं इसको AMU। अब तो हो क्या गया है, मतलब होता ही है। अब इसको शॉर्ट में एटॉमिक मास यूनिट ना बोल के सिंपली यूनिट बोल देते हैं, यू बोल देते हैं। क्या मतलब इसका अभी समझाऊंगा मैं पूरा। जैसे इसकी बात करें, जो हीलियम है इसका मास 4 है, 4U। क्या? 4U। यू मतलब वही है एटॉमिक मास यूनिट। इसकी यूनिट है एक, कोई इसको एटम का मास को मेजर करने की यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। उसको शॉर्ट में केवल U लिख देते हैं। तो इसका मास कितना है? 4U। ये बात समझ में आ गई आपको? कितना? 4U इसका मास है। अब ये 4U क्यों है इसका मास? एक तो वो चीज़ समझनी है हमको, ठीक है। और ये इसका नंबर 2 क्यों है वो समझना है हमको। समझ रहे हो क्या क्या बता रहा हूं मैं? और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जो हम समझेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास तो समझ गए कि एटम का मास एटॉमिक मास होगा। कोई एटम का जिसका मास 4 है, इसका तो एटॉमिक मास कितना है? 4 है। अब जो यूनिट है, हम जो यूज कर रहे हैं यूनिट, उसके बारे में समझेंगे हम। तो वो क्या होती है? तो एक AMU या फिर सिंपली एक U। जो एक AMU जो मास होता है वो 112 होता है। किसका? मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये एक फॉर्मूला है क्या है मैं समझाता हूं अभी। एक कार्बन का एक एटम है। कार्बन 12 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका मास मतलब बताऊंगा बाद में। एक कार्बन का एक एटम है, इसका जब मास मेजर किया जाता है तो कितना निकल के आता है? 12, ठीक है। तो इसमें 12 इसका मास होता है, किसका? कार्बन का। तो 1 यूनिट कैसे डिफाइन करोगे? जैसे मान लो मैं ये कहूं कि आपके पास 5 kg शुगर है, ठीक है। अब आपको किसी को 1 kg बताना है क्या होता है, तो आप उसको कैसे बताओगे 1 kg? उसको आपको ये बताना है 1 kg होता क्या है, तो उसको कैसे समझाओगे आप क्या कहोगे? जी जितनी शुगर है ना,
इसका 1/5 कर दो, 5 kg है ना वो, और उस 5 kg का आप कहोगे ये शुगर है, इतनी चीनी है, इसका 1/5 कर दो, 1/5 कर दो, वही 1 kg है। आपने ऐसे समझा दिया उसको, कुछ गलत समझाया नहीं, वैसे ही यहाँ समझाया जा रहा है। कार्बन का जो एटम है उसका मास कितना है 12, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर समझाना है तो आप क्या कह रहे हो, मास ऑफ कार्बन 12 एटम है, उसका 1/12 कर दो, 1 AMU मिल जाएगा। समझे नहीं समझे आप? समझे, इसका मास 12 है, 12 से 12 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 AMU कैसे समझा रहा है, 1 यूनिट कैसे समझाया जा रहा है, इस फॉर्मूले से। समझ गए? अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा वहाँ पर, 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिट इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। लिख रहे हो? लिखो फटाफट। तो ये बात आपको हो गई क्लियर कि यूनिट क्या होती है इसकी। अब हम आते हैं कहाँ पर, इस पर। अब इसका हीलियम का मास 4 ही क्यों है, ये हमको, जैसे अगर इसका मैं बात करूं 4 ही क्यों है, तो अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि तोलने पे 4 आया, इसको तोला गया होगा हीलियम के एटम को तो 4 आया होगा इसलिए 4 है, ऐसे ही तो लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किस तरीके से 4 आया वो मैं समझाता हूँ। इस नंबर की भी बात करेंगे, इसका नंबर 2 क्यों है। देखो अभी वैसे तो आप अगले वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो एटम का स्ट्रक्चर, लेकिन मैं एटम का स्ट्रक्चर हल्का फुल्का अभी बता देता हूँ आपको। क्या स्ट्रक्चर होता है, जो एटम होता है ना, इसके अंदर 3 चीज़ होती हैं। क्या 3 चीज़ होती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो 2 है ना, ये 2, ये इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही इसका नंबर होता है, जितने प्रोटॉन होंगे वही इसका क्या होता है, नंबर। तो अगर हीलियम का नंबर 2 है तो मतलब हीलियम के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं? हीलियम के एटम के अंदर 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन। ये बात समझ में आ गई आपको? इसका अगर मास 4 है तो इसका मतलब इसके अंदर 4 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। 2 न्यूट्रॉन तो पहले, प्रोटॉन तो पहले हो गए, इसका मतलब इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन और हैं। 2 क्या हैं? N फॉर न्यूट्रॉन। तो टोटल 4 हो गए कि नहीं? तो इन्हीं 4 की वजह से इसका मास 4 है। समझ पाए आप? हाँ, इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। होते तो हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन हैं तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उसका मास नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते। समझ गए? ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो आप बहुत जल्दी से। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको बताया, क्या बताया? सोडियम, इसका नंबर कितना बताया था मैंने, एटॉमिक नंबर, और मास। तो इसका मतलब जो सोडियम का एटम है इसके अंदर कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? प्रोटॉन 11 है। ठीक है, सही बात है आपकी। ये 11 नंबर से पता चल गया। प्रोटॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और न्यूट्रॉन कितने हैं? हाँ, 13 23। अरे टोटल होगा, मास 23 है ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 23 होंगे। हाँ, 12, 11 तो ये हो ही गए, 11 तो हो ही गए। इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 इसके अंदर न्यूट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। इसकी वजह से इसका मास कितना हो गया? 23। नंबर किसकी वजह से हुआ? प्रोटॉन की वजह से। समझ गए आप या नहीं? क्लियर है बात आपको? तो इसीलिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको समझ में आ गया हो। नंबर मतलब जितने प्रोटॉन है उसको नंबर कहते हैं, और जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है उसको मास कहते हैं। मास मतलब वो तो सब दोनों की वजह से आएगा। इलेक्ट्रॉन का मास ही तो नेग्लिजिबल है, बाकी इनका तो मास है। तो 23 ये पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, एक एटम के अंदर, इन्हीं की वजह से इसका एटम का मास कितना हुआ? ये एक ही एटम है केवल, किसका? सोडियम का। सोडियम का एक एटम है, इसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन भी हैं इसी के अंदर, कितने? 11 इलेक्ट्रॉन भी हैं, क्योंकि प्रोटॉन 11 हैं। 11, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अगर 11
मतलब जो नंबर है ना वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों कह सकते हो। 11 प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से? ठीक है, बाकी आप इसको 4th चैप्टर में और अच्छे से समझोगे, स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे तो। अभी इतना ही समझ गए काफ़ी है। अब इसके बाद हम क्या समझेंगे? एटॉमिक मास मैंने आपको बता दिए, स्टार्टिंग के 20 लर्न करा दिए। अब हम समझेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या समझेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एटम मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है, ये भी बताया ना मैंने आपको। तो मॉलिक्यूल दो चीज़ों के होते हैं। अभी तो मैं मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं कर रहा, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो आपका मॉलिक्यूल दो तरीके का होता है। एक तो मॉलिक्यूल आपका मैंने बता चुका हूँ, ये एलिमेंट का भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल आपका कंपाउंड का भी हो सकता है। तो एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है, फॉर एग्जांपल H2 हो गया, O2 हो गया, ये सब एलिमेंट के एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल ही तो है, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूल है। अलग अलग है दोनों, एक ही मत समझ लेना, ये अलग ये अलग। दो एग्जांपल दिए मैंने। कंपाउंड में फॉर एग्जांपल H2O, हाँ CO2, और चलो ये दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इनके मास की बात करें तो बहुत आसान है निकालना। कैसे? H है ये, एक H का मास कितना बताया मैंने? हाइड्रोजन का मास 1 ही नंबर था, 1 ही मास था। तो 2 का कितना हो जाएगा? 2। तो 2 क्या है इसका? मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का कितना होता है मास? 8 नंबर होता है। मास कितना होगा? 16। 8 का 2 टाइम 16। एक एटम का मास 16 है, तो इस पूरे इस मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो तू पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, इधर से ज़्यादा समझ आएगा, इधर से समझो। अब देखो इसमें कितने एटम है? 3 एटम है। 3 एटम है ना। 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2, 1 और 1 2। और एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16। अरे मास की बात चल रही है, 8 तो नंबर है। तो मास कितना हो गया पूरा टोटल? पूरे H2 का मास कितना हो गया? 18। तो एक हाइड्रोजन वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसका मास होता है 18। 18 क्या? AMU या फिर U सिर्फ। CO2 का मास निकाल दो, CO2 के एक एटम का मास। कार्बन का मास कितना होता है? अरे नंबर कितना होता है कार्बन का? तो मास कितना होगा? 12। तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो 16 2 बार आएगा क्योंकि 2 एटम है ऑक्सीजन के। तो कितना हो गया? 32 और 12 44। तो CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 44। आसान है मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या हो गए आपके? ये चारों जो मैंने बताए ये क्या हैं? ये चारों के चारों क्या हैं? मॉलिक्यूलर मासेस हैं। ये मॉलिक्यूल्स थे H2O2, H2O, CO2, ये आपके मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया आपको? ये आसान है। ये आपका पहला वाला पार्ट खत्म हो गया इस चैप्टर का, पहला पोर्शन मॉलिक्यूलर मास तक ही है इसमें। अभी देखो बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला बनाना मतलब जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है H2O का H2O, और CO2 का क्या पढ़ा है? CO2। H2O का फॉर्मूला HO2 क्यों नहीं होता भाई? CO2 का फॉर्मूला C2O क्यों नहीं होता? या फिर सिर्फ CO ही क्यों नहीं होता? CO भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्यों बनता है ये ऐसे? H2O का फॉर्मूला H2O ही क्यों होता है? HO2 क्यों नहीं होता? ठीक है, या फिर H2O2 क्यों नहीं होता? हाइड्रोजन गैस H2 होती है, ऑक्सीजन गैस O2 होती है, तो वाटर का फॉर्मूला H2O2 भी तो हो सकता था, लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है। तो यही चीज़ समझने वाले हो अभी आप कि ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ठीक है, उससे पहले हम समझेंगे आयंस। आयन समझते हो आप? आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? प्लस। नेगेटिव का मतलब? ठीक है। तो
अब ध्यान से समझो, आयंस, आयंस का मतलब ये है कि किसी चीज़ पे आयन आ जाता है, किसी एटम पे आयन आ जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है या दे देता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या ऐसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा? दो ही चीज़ होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों होता है वो समझोगे आप बाद में, फिलहाल आप इतना समझो इलेक्ट्रॉन जो है इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना आप, जैसे आयंस पढ़ेंगे हम, जैसे होता क्या है, जैसे मान लो मैंने सोडियम ले लिया, ये सोडियम का क्या है, एक एटम है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे मैंने भी, 11। ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया बाहर, ये बाहर निकल के भाग गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इस पर, ये जो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है वो बाहर निकल के भाग गया, तो नेगेटिव चार्ज निकल के भाग गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। देखो होता क्या है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। ठीक है, जब इस सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया तो हो गया क्या, इस पे प्रोटॉन तो हो जाएंगे 11, वो तो थे ही स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रॉन 10 ही रह जाएंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। सिर्फ इतना समझो, इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। समझ गए आप, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज समझ गए आप अच्छे से। ठीक है, अब होता क्या, जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इस 12 नंबर होता है, इसका 12 नंबर होता है, तो इस पर 12 प्रोटॉन होते हैं, 12 ही न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन से मतलब है नहीं, और 12 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसका इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये निकल के भाग गए, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो भी कितना, 2 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए, 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन से, तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो आप, ये क्या बन गया। अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कटायन। कटायन किसको बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले को। अनायन किसको बोलते हैं, नेगेटिव। यहां तक बात क्लियर है आपको? ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, मान लो जैसे ये इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, किसने, मैग्नीशियम का था ये, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव वाला चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इधर मैं ले रहा हूँ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटम पता है कैसा होता है, कितना नंबर होता है इसका, 9 नंबर होता है, इस पर 9 प्रोटॉन है, 10 इस पर न्यूट्रॉन होते हैं क्योंकि 19 होता है, और 9 ही इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे वैसे तो, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये 10 इलेक्ट्रॉन कर लेगा अपने पास। कितने कर लेगा, 10। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए प्रोटॉन से, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, अनाइन। अनाइन कौन बनता है, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कटाइन कौन बनता है, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो अनाइन मतलब, कटाइन मतलब पॉजिटिव वाला, अनाइन मतलब नेगेटिव वाला। तो इन्हीं दोनों, ये कटाइन हो चाहे अनाइन, इन्हीं ये आयंस होते हैं। आयन 2 होते हैं, कटाइन और अनाइन। आयंस होते हैं 2 तरीके के, कटाइंस और अनाइन। ये बात समझ में आ गई आपको, कटाइन अनाइन समझ में आ गए आपको। एक बात आपने ऑब्जर्व की हो तो आप की होगी, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 1 दे दिया, 10 कर लिए। इसके पास 12 थे, इसने 2 दे के 10 कर लिए। इसके पास 9 थे, इसने एक ले के 10 कर लिए। मतलब सब कोई 10 ही कर रहा है, हर कोई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने पास 10 कर रहा है कि नहीं। तो 10 ही नहीं करता है, कैसे करता है वो मैं समझाता हूं आपको। कोई भी एटम सही, मैं आपको स्टार्टिंग के 20 बता रहा हूं, बाकी आगे क्या है वो अपने अभी के लिए नहीं, फिलहाल स्टार्टिंग के 20 तक। या तो वो अपने पास इलेक्ट्रॉन 2 करेगा, या तो 10 करेगा, या 18 करेगा। कोई भी अगर एटम है तो अपने पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या तो वो 2 करेगा, या 10 करेगा, या 18 करेगा। समझ रहे हो, ये चाहिए ही चाहिए। जब तक एटम स्टेबिलिटी लाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जब तक उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है तब तो वो अनस्टेबल होता है। जैसे ही इतने हो गए तो वो स्टेबल हो जाता है। समझ रहे हो, अनस्टेबल स्टेबल, समझ रहे हो आप? ठीक है। अच्छा, होता क्या है बेसिकली,
जैसे मैंने अभी आपको बताया नहीं, ये नहीं, जैसे जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीज़ बताई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो तो बीच में होते हैं। जैसे ये पूरा मान लो एटम है इतना बड़ा, इसमें जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो तो बीच में है, सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में रखे हैं। बाकी के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो पहली ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कितने, 2। दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, 8। 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, 8। टोटल कितने हो गए ये, 2 और 8 10। तो वही मैं बता रहा हूँ, या तो वो 2 करेगा, या तो पहली ऑर्बिट को वो कंप्लीट करेगा, या फिर 2 के बाद सीधे 8 लेगा। 8 के अगर उसके 8 और मिल गए, 2 के बाद 8 और मिल गए तो 10 हो जाएंगे, और 10 मिलके वो दूसरी ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। फिर या फिर 8 और लेगा। वो ऑर्बिट तो कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन जो भी एटम होता है वो अपनी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8। फिर 8 और आ जाएंगे यहाँ पर, 4 5 6 7 8। तो टोटल अब कितने हो गए, 18। ये हल्का फुल्का मैंने समझा दिया, ये अभी आपके अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे इस चीज़ को। वैसे तो इतना समझो, केवल कोई भी एटम है या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा अपने पास, या 10 करेगा, या 18 करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मुझे बता दो, आप क्या बताओगे। मैं सारे वो वाले लिख दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट आप सुनते जाओ। मैंने आपको बताए थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, इसका नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, 5 6 7 8 9 10, इसका 11 12 13 14 15 16। जो इनका नंबर होता है वही क्या होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने इनके पास जो इनका नंबर है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताते जाओ आप। मैं शुरू करता हूँ कहाँ से, लिथियम से शुरू करता हूँ। पहले तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 3। ये 2 करेगा, 10 करेगा, या 18 करेगा, 10 करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 10 करने के लिए 7 लेने पड़ेंगे इसको, 2 करने के लिए 1 देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये 1 दे के कितने कर लेगा। अगर कोई इंसान कुछ देता है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। भाई उसने दे दिया। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 100। मैंने किसी को 40 रुपए उधार दे दिए, तो मेरे पास बैलेंस कितना है, 60 रुपए, नहीं 60 रुपए है, ये बात सही है, लेकिन मेरे पास 40 रुपए और हैं जो कि मैंने किसी को दे रखे हैं। तो 60 तो मेरे यहाँ लिखे आ रहे हैं, मान लो 60 यहाँ लिखा रहा है कि मेरे पास 60 बैलेंस है, और ऊपर सर के ऊपर लिखा रहा है +40। क्यों लिखा रहा है +40, क्योंकि वो भी एक्चुअली मेरे ही हैं, फिलहाल नहीं है मेरे पास बैलेंस नहीं है, +40 आ जाएंगे, किसी को दे रखे हैं मैंने। ठीक है, ऐसे ही लिथियम के पास होते कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, लेकिन 1 दे देता है, ये 1 दे के प्लस चार्ज बनाता है, 1 प्लस लग जाएगा इसके सर पे। क्या लग गया इसके सर पे, 1 प्लस। 1 प्लस मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। ठीक है, अब बेरिलियम पे आओ, इस पे 4 हैं, ये 2 करेगा, 10 करेगा, या 18, 2 दे के 2 कर लेगा, 10 तो बहुत दूर है ना, इस पे 4 हैं, 4 से 10 तो बहुत दूर है, 2 नजदीक है, तो ये भी 2 दे देगा। इसके सर पे क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देता है ये। अब बेरिलियम, बोरॉन पे आ जाओ, ये क्या करेगा, 2 करेगा या 10 करेगा, 5 हैं, 2 करेगा, 3 दे के ये 5 2 कर देगा। कार्बन है 6, ये 2 करेगा 10,
हाँ 10 नहीं, ये देखो 10 ही करता है, सही बात है, लेकिन शेयरिंग के साथ करता है तो 10 करेगा, लेकिन इस पर चार्ज पॉजिटिव ही लगेगा। अभी इसको थोड़ा पेंडिंग में डालो। अब नाइट्रोजन पे आओ पहले। नाइट्रोजन के हैं 7, ये 2 करेगा या 10 करेगा? 10 करेगा। 10 करने के लिए क्या करेगा? ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 लेगा, तो इसके सर पे क्या जाएगा? 3 नेगेटिव। ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगा? 10 करेगा, कैसे? 2 लेके, तो इसके सर पे क्या जाएगा? 2 नेगेटिव। ये क्या करेगा? 1 लेगा तो नेगेटिव, 1 नहीं लिखते, सिंगल नेगेटिव डाल देते हैं। ये क्या करेगा? ना लेगा ना देगा। ये इनर्ट गैस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती। कुछ हमारे यहाँ हमारे जो गैसेस हैं उनमें से कुछ गैस कैसी है? इनर्ट गैस बोलते हैं उनको। इनर्ट गैस मतलब जो किसी से रिएक्शन ना करें। रिएक्शन ना करने का रीजन यही है। अब जैसे अभी पहले कभी बता देता इनर्ट गैस होती हैं, तो समझ ऐसे डायरेक्ट नहीं आता, अब समझ आ जाएगा जब भी आपको बताया जाएगा नियोन इनर्ट गैस है। क्यों इनर्ट गैस है? इस पर 10 इलेक्ट्रॉन है, ना इसको लेना है ना देना है। जब कोई इंसान किसी से ना कोई चीज़ ले ना कोई चीज़ दे, तो वो किसी से बात ही नहीं करेगा, वो रिएक्टिव ही नहीं होगा बिल्कुल। तो इसको ना किसी से कुछ लेना है ना देना है, तो ये रिएक्टिव नहीं है। सोडियम पे आ जाओ, ये क्या करेगा? +1, 1 दे के 10 करेगा, ये 2 दे के 10 करेगा, ये 3 दे के 10 करेगा, इसका 4 प्लस लिख दो, ये 3 - 3 लेके 18 करेगा, ये 2 लेके 18 करेगा, ये 1 लेके 18 करेगा। ये इनर्ट गैस है। ये क्या करेगा? 1 दे के 18 करेगा, 19 है ना, और ये 2 दे के 18 करेगा। इधर हीलियम ये ऐसे ही रहेगा, ना लेगा ना देगा। हाइड्रोजन ये 1 ले भी लेता है दे भी देता है, +1 लगा दिया, +1 का मतलब 1 देगा, ये फिलहाल ये मान लिया हमने, तो हाइड्रोजन पे 1 प्लस लगा दिया। सबके आपको ये कौन सा कटायन है कौन सा अनायन है, एक तो ये समझ में आ गया। कटायंस कौन से हैं? जिन पे प्लस चार्ज है। अनायन कौन से हैं? जिन पे नेगेटिव चार्ज है। और एक चीज और टर्म बता दे रहा हूं मैं, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? एनी एटम टेक्स और गिव इलेक्ट्रॉन्स, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट टेक्स और गिव इज कॉल्ड वैलेंसी। हिंदी में समझा देता हूं, कोई एटम है या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, जितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा या देगा, इससे मतलब नहीं ले रहा है दे रहा है, जितने भी लेगा या देगा वो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे अगर मैं पूछूं बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने। अगर मैं पूछूं आपको फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है? 3। अगर मैं पूछूं आपसे मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2। यहाँ प्लस माइनस नहीं बताएंगे, सिर्फ कितने ले रहा है कितने दे रहा है वो बताया जाएगा। तो वैलेंसी समझ आ गई आपको? ठीक है, वैलेंसी क्लियर हो गया, कटायन अनायंस क्लियर हो गए। अब देखो कटायंस में मैं लिख दूं यहाँ पर, इतने सारे तो समझी गए ना आप। कटायंस में आप लिख दो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सारे कैसे हैं? कटायंस हैं। अनायंस की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल बता दिए जो कि आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि कटायंस हैं अनायंस हैं। कुछ मुझे लिखवाने भी पड़ेंगे आपको, कटायंस अनायंस। उसमें होगा क्या? अच्छा, इसमें कुछ मोनोवैलेंट है, कुछ डाईवैलेंट है, कुछ ट्राईवैलेंट है। मोनोवैलेंट मतलब जो सिंगल वाले, जो सिंगल एक ले रहे हैं या दे रहे हैं। कुछ डाईवैलेंट है जो 2 ले या दे रहे हैं, कुछ ट्राईवैलेंट है जो 3 या दे ले रहे हैं। समझ गए आप? तो अभी मैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हम लिख लें सारे मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, कटायंस अनायंस सारे लिख लें एक साथ। तो मैं लिखवा देता हूँ आपको, ये मिटा दूँ, लिखोगे इसको, नोट करोगे, वीडियो से करोगे घर जाके? ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा कर ले रहे हैं किसकी? कटायंस की। कटायंस में सबसे पहले आप लिखो मोनोवैलेंट कटायन। कौन से?
मोनोवेलेंट में कुछ तो अभी हमने लिखे, वही वाले लिख लो आप। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ तक तो लिख ही चुके हैं हम। हाइड्रोजन 1+, लिथियम 1+, लिथियम के बाद और कौन सा देखा था? सोडियम 1+, पोटेशियम 1+, मोनोवेलेंट केवल सिंगल वाले लिख रहा हूँ मैं भी। इसके बाद एक होता है अमोनियम NH4। कुछ तो मैंने आपको देखो कंसेप्ट से समझा दिए, कुछ आप रट लेना। अगर सारे एक बार में रटवाता तो आपको कुछ याद नहीं होता, आपको हेडेक और लगता कि ऐसे कैसे याद कर लेंगे। इतने तो आपको ट्रिक्स मतलब कंसेप्चुअली याद करा दिए ना मैंने, बाकी एक आध दो याद रह जाएंगे आपको, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा आपका सिल्वर और मरकरी, सिल्वर Ag प्लस मरकरी प्लस, मरकरी मोनोवेलेंट डाइवेलेंट दोनों होता है, अभी इसको डाइवेलेंट में भी लिखूंगा। और एक कॉपर भी मोनोवेलेंट डाइवेलेंट दोनों होता है। ये जो दिख रहे हैं आपको दोनों, ये मैं डाइवेलेंट में भी लिखूंगा इन दोनों को। ये एक इलेक्ट्रॉन भी दे देते हैं और दो भी दे देते हैं, ठीक है। मोनोवेलेंट हो गए। मोनोवेलेंट के बाद आप लिख लो कौन से? डाइवेलेंट। डाइवेलेंट में अभी बताओ हमने कौन कौन से देखे थे उस टेबल में? सबसे पहले बेरिलियम, बेरिलियम आया था ना 2+। बेरिलियम के बाद क्या आया? बेरिलियम के बाद कौन सा आया था? दो देने वाला मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, ये आए थे ना टेबल में ये। और कौन कौन से थे? जिंक, आयरन, एक आप लिख लो जिंक Zn 2+, आयरन 2+। और मैंने क्या बताया आपको, ये दोनों किस में आएंगे? डाइवेलेंट में भी आएंगे, ठीक है। तो ये मोनोवेलेंट भी होते हैं और डाइवेलेंट भी होते हैं। और इसमें एक था ये आपका कौन सा? आयरन। ये Fe को क्या बोलते हैं हम? आयरन, लोहा, ठीक है। ये आपका भी ट्राइवेलेंट में भी आएगा, ठीक है। तो आप लिख लो आप ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट टेबल में कौन कौन से थे बताओगे आप मुझे? अभी जो मैंने बताया था आपको उसमें ट्राइवेलेंट थे ना कुछ। सबसे पहले आया था बोरॉन 3+, एल्यूमिनियम 3, अरे फॉस्फोरस वो अनायन है, अभी कटाइंस लिख रहा हूँ केबल में। एक तो एल्यूमिनियम आया था, एक आपका क्या आया था? बोरॉन। और एक आप लिख लो आयरन। आयरन मैंने बताया था इसमें भी आएगा, आयरन 3+। तो ये वाला आपका दोनों में आ गया, आयरन डाइवेलेंट में भी ट्राइवेलेंट में भी, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? तो ये सारे समझ आ गए आपको? नोट करना चाहो तो नोट कर लो इनको फटाफट से। अनाइंस लिखेंगे अब। तो अनाइंस में, मोनोवेलेंट अनाइन में कौन कौन से लिखवाए मैंने आपको? सबसे पहले मैंने आपको, आपका क्या होगा? फ्लोरीन नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन लिया था इसने, 9 था इसलिए। उसके बाद क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन के जैसे दो और होते हैं, ये हेलोजन्स होते हैं 3, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको लर्न हो जाएंगे आगे जाके, तो मैं तीनों के लिख दे रहा हूँ। तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होती हैं, तीनों एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीनों के तीनों क्या हैं? अनाइंस हैं। इसके बाद एक NO3 होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। नाम भी याद रखने पड़ेंगे, भी बता दूंगा मैं। और एक होता है OH, हाइड्रोक्साइड आयन। एक होता है HCO3। तो ये इनके सबके नाम भी याद रखोगे। ये तो फ्लोरीन ही हो गया, ये क्लोरीन ही हो गया। क्लोराइड बोलेंगे जब पीछे लगेगा किसी के, देखेंगे जब नाम जब करेंगे, अब बनाएंगे तो तब समझाऊंगा। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, ये नाइट्रेट, ये हाइड्रोक्साइड। इनका नाम लिखना चाहो तो लिख लो आप। लिखना चाहो क्या? लिखना ही पड़ेगा। नाइट्रेट, ये हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। बाकी सब तो सीधे सीधे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें कुछ खास याद रखने का नहीं है। अब आ गए हम डाइवेलेंट पे। डाइवेलेंट कौन कौन से हैं? एक तो ऑक्सीजन, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तो बात हो रही है। और कौन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा? उसके बाद
सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। उसके बाद तो वो सल्फर जैसा सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ना, ऐसे ही सल्फर के जैसे 2 और होते हैं, एक तो SO3 2 नेगेटिव, एक SO4 2 नेगेटिव। अभी नाम बताता हूँ उनके क्या क्या होते हैं। एक कार्बोनेट होता है, वो भी लिख लो, CO3 2 नेगेटिव। इनके नाम क्या हैं? इसको बोलते हैं हम सल्फेट। इनके नाम भी याद रखने पड़ेंगे आपको। इसका बोलते हैं सल्फेट, PHATE, SULPHATE। दिख रहा है क्या? साफ साफ लिखूं? इसको बोलते हैं सल्फाइट, PHITE, ATE। और केवल सल्फर है तो उसको बोलते हैं सल्फाइड। क्या बोलते हैं? PHIDE, सल्फाइड। IDE या IDE या ITE या ATE, ठीक है। ATE है, ITE है, IDE है, D आ गया यहाँ पर। सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट। और इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट, कार्बोनेट। याद रहेंगे इनके नाम भी आपको, बस इतने। अब इसके बाद आप ट्राइवेलेंट कर लो। ट्राइवेलेंट में कौन कौन से थे आपके? ट्राइवेलेंट 3 वाले, नाइट्रोजन ने 3 लिए थे, उसके बाद फॉस्फोरस ने 3 लिए थे, इसके बाद एक PO4 होता है फॉस्फेट, ये भी 3 लेता है। तो नाइट्रेट N अगर कोई सिंगल होता है ना, उसमें IDE लगता है पीछे। N अकेला ही तो है, S अकेला था तो IDE लगाता, ये N अकेला है तो उसमें भी क्या लगेगा? नाइट्राइड, IDE। जब कोई अकेला होता है तो पीछे उसमें IDE, D आता है, DE, S था तो DE। ये आएगा क्लोराइड, DE। सिंगल जब होते हैं तो DE लगता है पीछे। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, DE। यहाँ पर भी DE। ये क्या? फॉस्फाइड, PHIDE। और ये फॉस्फेट। अब ये सिंगल थोड़े ना, यहाँ पर तो कंपाउंड है पूरा, इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फेट। समझ गए? मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, अनाइंस। देखो अभी तक यहाँ पर मैंने आपका पूरा बेस तैयार कर दिया। किस चीज़ का बेस तैयार कर दिया? मैंने आपका बेस तैयार कर दिया है अब कि हम फॉर्मूले बनाने को बिल्कुल रेडी हैं। किसके फॉर्मूले? कि वाटर का फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। आपको करना क्या है? आपको करके लेके आना पड़ेगा। जितना मैंने आज पढ़ाया है ना, उतना सारा आपको रिवाइज करके आना पड़ेगा कल। इतना अगर अच्छे से रिवाइज है, सारे फॉर्मूले आप फटाफट बना दोगे, कोई सा भी आपको फॉर्मूले बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इतना रिवाइज करके आना पड़ेगा। सारे मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, ये कंपाउंड आप अनाइंस कटाइन से याद करके आना। और बाकी जितने भी मैंने कंसेप्ट सिखाए आपको, अगर कंसेप्ट सीख जाओगे तो ये इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर मैं डायरेक्ट ऐसी रटाता है आपको ये चीज़ें, तो आपको बोरिंग नहीं लगते ये। अब क्या हुआ, मैंने आपको जो टेबल बताई थी उससे आपको पहले ही पता चल चुका है कि नाइट्रोजन का 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है ये। आपको फॉस्फोरस का पता चल गया, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। सल्फर का पता चल गया, 2 लेता है ये। तो आधे आपको पहले से ही पता चल चुके हैं। कुछ हम लर्न कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो रटा भी जाता है, सारा कुछ नहीं याद कर सकता, सारा कुछ नहीं समझा जा सकता ना एक ही क्लास में। तो ये सारे आपको समझ आ गए। आप रिवाइज करके आना और फिर कल हम देखते हैं कैसे फॉर्मूले बनेंगे हमारे। ठीक है, सारे बना लेंगे हम।